नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी की आज बैठक है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी बैठक में विस्तार से होगी चर्चा। मंडल से प्रदेश अध्यक्ष तक के चुनाव की तारीख की जाएगी तय। संगठन चुनाव को लेकर वर्कशॉप का होगा आयोजन। राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री रहेंगे इस बैठक में मौजूद। राज्य के प्रभारी, सह प्रभारी, मोर्चा अध्यक्ष भी होंगे शामिल। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी और इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय जेपी नड्डा करते हुए नजर आएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मंडल से प्रदेश अध्यक्ष तक के चुनाव की तारीख आज तय की जाएगी। इस बैठक में जीत के मंत्र भी दिए जाएंगे। बिहार के कई दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होंगे। तो जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी। राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी की आज ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण। इस बैठक में राज्य के तमाम सह प्रभारी और अध्यक्ष शामिल होते हुए नजर आएंगे। वसुंधरा राजे भी इस बैठक में शामिल होंगी। तो बैठक में कई मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। बिहार के कई दिग्गज नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो इस बैठक में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी। संगठन चुनाव को लेकर उसकी तारीख पर चर्चा की जाएगी। तो संगठन चुनाव को लेकर वर्कशॉप का भी आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो राज्य के प्रभारी, सह प्रभारी, मोर्चा अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होते हुए नजर आएंगे। इस बैठक में बिहार के कई दिग्गज मंत्री भी शामिल होंगे। गिरिराज सिंह भी इस बैठक में शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी की ये अहम बैठक मानी जा रही है। इस मीटिंग में, इस बैठक में बीजेपी संगठन चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। तारीख को लेकर चर्चा की जाएगी और शायद तारीख भी तय की जाएगी। इस बैठक में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमाम राज्य के सह प्रभारी अध्यक्ष भी शामिल होंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, संगठन चुनाव को लेकर आज बीजेपी की बड़ी बैठक है। कब तक ये बैठक की शुरुआत होगी? क्या कुछ इस बैठक में अहम? बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां मौजूद रहेंगे। उनके अध्यक्षता में ये बैठक की गई है। लगातार कहीं न कहीं जो मंत्र है जो बीजेपी कार्यालय में है, तो उससे पहले गिरिराज सिंह के आवास पर एक बिहार को लेकर बैठक की जाएगी। उसके बाद 2 बजे के आसपास ये बैठक बुलाई गई है और इसमें सभी राज्यों के प्रभारी मौजूद रहेंगे। बता दें कि आज की जो बैठक वो अहम मान जाए कि 2025 में चुनाव होने हैं कई जगह, लेकिन उसको लेकर आज ही मंत्री है क्योंकि राज्य मंत्री वहां मौजूद रहेंगे। लगातार मंत्री मौजूद रहेंगे, राजस्थान से मौजूद रहेंगे, उत्तर प्रदेश से भी। तो ऐसा में देखना होगा कि आज जेपी नड्डा की अगुवाई में तो ये एक अहम बैठक है और ये देखना होगा कि आगे आने वाले समय में किस तरह से तैयारियां की को लेकर के और क्या बिहार की बात करें, बिहार के कई बड़े मंत्री वहां मौजूद रहेंगे क्योंकि आने वाले चुनाव है बिहार में, तो उसको लेकर सबसे मंत्री रखा है। लेकिन देखना यह होगा आखिरकार जो आज जो रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि अभी कई राज्यों में चुनाव भी है, लेकिन उसको देखते हुए आज जो बैठक बुलाई गई है वो अहम बैठक है और इस बैठक में कहीं ना कहीं बड़े फैसले लिए जा सकते हैं आज। बिल्कुल अजय, क्योंकि मंडल से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक के चुनाव की तारीख को तय किया जाएगा इस बैठक में। इस बैठक में बीजेपी संगठन चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति तैयार कर सकती है? देखिए, बीजेपी जब चुनाव जब तैयारी धरातल से बूथ से तैयारी करते हैं, इसलिए वहाँ जो मंडल है वहाँ पर उनको भी बुलाया गया, जो प्रदेश मंत्री है उनको बुलाया गया। सभी को वहाँ पर कई जो पदाधिकारी है उन सभी को न्यौता दिया गया कि आखिरकार जो राजनीति बनानी है किस तरह से हमें आगे आते चुनाव को लेकर, क्योंकि बीजेपी का स्टैंड जो होता कहीं ना कहीं वो काफी समय से पहले से तैयार की जाती है। इसलिए बूथ से लेकर ऊपर तक सभी को न्यौता दिया जाता है। तो इसमें देखना होगा कि किस तरह से रणनीति बनानी है कि आने वाले चुनावों को, क्योंकि अपने कार्यकर्ताओं को सबसे पहले वो कहीं ना कहीं मौका देते हैं कि किस तरह से हमें लोगों के बीच जाना है जो आने वाले समय में चुनाव है, क्योंकि अभी जेपी नड्डा कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं और लगातार उनकी अगुवाई यही आने वाले समय में चुनाव होंगे, कहीं बीजेपी को फायदा उठाया जा सकता है। बिल्कुल, संगठन चुनाव को लेकर वर्कशॉप का भी आयोजन होगा। किस तरह का ये वर्कशॉप और क्या कुछ इस वर्कशॉप में अहम? देखिए, वर्कशॉप का मतलब कि बीजेपी एक साथ संगठन बनाएगी और सभी की अलग अलग राय ली जाएगी।
किस तरीके से कहाँ पर राज्य में चुनाव लड़े जाएंगे और कौन कहाँ पर हमारी जो बीट है वो कमजोर है। तो देखिए उसमें एक गुरु मंत्र इसलिए वक्त आगे पुलिस को बैठा करके सबके साथ बैठकर रणनीति और उसको लगाकर जो परिणाम निकलेगा उसके बाद आगे जो रणनीति वो बीजेपी बनाएगी। बिल्कुल, ऐसे में बीजेपी लगातार चुनाव के लिए हमेशा ही तैयार नजर आती है अजय, और एक बार फिर से संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी ये अहम बैठक करती हुई नजर आएगी। बीजेपी के इस अहम बैठक में बिहार के कई मंत्री भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। गिरिराज सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। 2025 में विधानसभा चुनाव होना है बिहार में, उसके लिए क्या कुछ रणनीति, और आज टिप्स भी जेपी नड्डा देते हुए नजर आएंगे। देखिए अभी जो गिरिराज सिंह राज्य मंत्री हैं उनके आवास पर एक बैठक चल रही है जहाँ पर सांसद भी मौजूद है, वहाँ पर प्रदेशाध्यक्ष भी मौजूद है। तो उसके बाद जब मीटिंग होगी उसके बाद सभी जो बीजेपी कार्यालय ऑफिस पहुंच जाएंगे, वहाँ पर सभी के साथ बैठ के बैठक की जाएगी कि रणनीति बिहार के अंदर जो करवाई हुई है, क्योंकि अभी जो बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार की चल रही है, तो आने वाले समय में जो चुनाव है उसको लेकर कोई तैयार की जाए, शायद किससे कहाँ से क्या होगा, तो पूरी रणनीति तैयार की जाएगी। तो कहीं ना कहीं गुरु मंत्र जो दिया जाएगा, इसलिए दिल्ली बिहार के कई बड़े नेता भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, बीजेपी के लिए ये अहम बैठक, और इस बैठक में शामिल होने के लिए कई दिग्गज नेता भी नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अजय इन तमाम जानकारियों के लिए। बने रहिए आगे भी हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनसीआर में आने वाले सभी राज्य जीआरएपी यानी कि ग्रैप 4 का सख्ती से पालन करें। कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा था कि उन्होंने क्या कदम उठाए। ज्ञानवापी मामले में भी सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। हिंदू पक्ष ने याचिका दाखिल कर गुहार लगाई है कि इस विवाद से जुड़े सभी 15 मामलों में सुनवाई हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी आपने बिगुल फूंक दिया है। पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। वहीं 26 नवंबर से आप डोर टू डोर अभियान भी शुरू करेगी। तो आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अभियान की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। जानकारी के अनुसार कार्यकर्ता दिल्ली सरकार द्वारा जनता को दी जा रही मुफ्त सुविधाओं की जानकारी घर घर तक पहुंचाएंगे। तो प्रदूषण का कहर लगातार जारी है, हवा में जहर है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए नजर आ रही है। दिल्ली सरकार से आज सवाल पूछे जाएंगे, खासतौर पर ग्रैप 4 लागू करने में इतनी देरी क्यों हुई। पिछली सुनवाई में भी इसको लेकर दिल्ली सरकार से सवाल पूछे गए थे, और आज प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में बेहद अहम सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनसीआर में आने वाले सभी राज्य ग्रैप 4 का सख्ती से पालन करेंगे। तो वहीं ज्ञानवापी मामले में भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। आम आदमी पार्टी के द्वारा पहली लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। डोर टू डोर कैंपेन शुरू करती हुई आम आदमी पार्टी नजर आएगी, और अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में इस अभियान की शुरुआत आम आदमी पार्टी करने जा रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय चौहान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, सबसे पहले बात करते हैं प्रदूषण को लेकर, जिससे जनता त्रस्त है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी बेहद सख्त रुख अपनाते हुए आज बेहद अहम सुनवाई होने वाली है। कितने बजे ये सुनवाई, क्या कुछ है? 12 बजे के आसपास सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट लगा था कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर हर साल का यही देखने को मिलता है कि जिस तरह पोल्यूशन फैलता है, कहीं ना कहीं पराली का मामला सामने आता है। लेकिन बताते कि इस बार दिल्ली सरकारी तरफ से एक नया बयान है कि पूरे भारत में इस तरह से पराली जलाई जा रही है वो पोल्यूशन को लेकर के, क्योंकि दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री आतिश सिंह ने साफ केंद्र सरकार को इसमें घेरा है, कहा कि केंद्र सरकार इस पर एक्शन क्यों नहीं लेती, क्योंकि जिस तरह दिल्ली की आबो हवा जो है कहीं ना कहीं गहरी होती जा रही है। पहले दिवाली के समय लगातार पटाखों लेकर बैन किया गया था, लेकिन उसके बावजूद लगातार कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन है वो बढ़ता नजर आ रहा है। क्योंकि अलग अलग एक्टिवा की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं 400 पार जाता नजर आता है। आज एक्टिवा की बात करें तो 377 के सामने आया। तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, और दोनों को केंद्र सरकार से भी और दिल्ली सरकार से भी सवाल पूछा जाएगा, आखिर आज दिल्ली की जो आबो हवा जहर बनती नजर आ रही है, इस पर क्यों नहीं सरकार काम कर रही है। लगातार कहीं दिल्ली की जनता जो है रास्ता निकलने में मुश्किल है, इसलिए दिल्ली सरकार ने एक नोटिस जारी किया है कि दिल्ली सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं वो आज 50% घर से काम करेंगे और 50% ऑफिस आकर काम करें। तो ऐसे में जो मजदूर लोग उनके ऊपर क्या असर पड़ा, क्योंकि उनको निकलना बड़ा मुश्किल होता है, उनके घर परिवार चलाना मुश्किल होता है। तो ऐसे में हर साल का यही देखना पड़ता है कि दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में
जो पोल्यूशन आने से पहले जो सर्दियां आती हैं उससे पहले क्यों नहीं तैयारी की जाती है, लेकिन लगातार कहने का राजनीति इसमें बिल्कुल अजय, क्योंकि ग्रैप 4 लागू किया जा चुका है, इससे क्या कुछ लोगों को प्रदूषण से राहत मिली है या फिर नहीं, अभी भी वही स्थिति बनी हुई? देखिए, अगर दिल्ली की बात करते हैं, गजबपुर की बात करें, क्या अभी ओडीबन की बात चल रही थी तो उसमें भी लगातार मैंने यही समस्या सामने आती है, लेकिन दिल्ली की जो आबोहवा अलग जहरीली होते जाती है। तो एक्चुअली राजनीति के चक्कर में दिल्ली की जनता घुटने को मजबूर है, क्योंकि लगातार समय कट जाता है, कभी एनजीटी के हवाला दिया जाता है, एनजीटी की मीटिंग बुलाई वही गोपाल राय की बात करें तो वो लगातार कहें इसको देखते हैं कि जगह जगह धरना प्रदर्शन करते हैं, वही बीजेपी करते हैं, लेकिन समय बीत जाता है। तो सब अब जैसे बारिश की बात की सामने आई कि वो जो एक लेटर लिखा गया है कि कहीं ना कहीं दिल्ली की आबोहवा शुद्ध करने के लिए इस बारिश की जाएगी। अब देखना होगा वो कब होगी, क्योंकि भगवान भी भरोसे बैठे होते हैं, कहीं ना कहीं किसी साल भी इसी तरह से तैयार की बारिश, क्योंकि दिल्ली के बिल्कुल एक तरफ प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है अजय, वहीं दूसरी तरफ ज्ञान वापी मामले पर भी सुनवाई होगी। देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कुछ सुनवाई का नतीजा निकलता है, फैसला क्या कुछ दिया जाता है। बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण पर आज सुनवाई होनी है। ग्रैप 4 लागू होने के बाद सवाल पूछे जाएंगे सरकार से कि आखिर अभी तक प्रदूषण को लेकर क्या कुछ सख्त कदम उठाए गए। वहीं लखनऊ एमआई बिल्डर्स को लेकर एक और खुलासा हुआ है। 7% निर्माण के बाद बिल्डर ने फ्लैट बेचना शुरू कर दिया है। आयकर विभाग को रकम खर्च करने का नहीं मिला कोई स्रोत। एमआई बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट के लिए कर्ज भी नहीं लिया है। आमतौर पर निवेशकों से पैसे जुटाकर शुरू होता है कोई काम। बिल्डर ने अपने पैसे से ही प्रोजेक्ट का काम शुरू कराया है। किसी भी बैंक से टाउनशिप बनाने के लिए नहीं लिया गया है कर्ज। अर्जुनगंज क्षेत्र में एमआई रिट्रीट सेंटर प्रोजेक्ट का ये पूरा मामला, जिसको लेकर ये एक बार फिर से अहम खुलासे सामने आए हैं। आयकर विभाग टीम को निवेशकों के द्वारा पैसा खर्च करने का कोई भी स्रोत नहीं मिला है। 7% निर्माण के बाद बिल्डरों ने फ्लैट बेचना शुरू कर दिया था। आयकर विभाग को रकम खर्च करने का अभी तक कोई स्रोत नहीं मिला है। हालांकि एमआई बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट के लिए कोई भी कर्ज नहीं लिया है, ये जानकारी सामने आई है। आमतौर पर निवेशकों से पैसा जुटाकर कोई भी काम शुरू किया जाता है। तो अर्जुनगंज क्षेत्र में एमआई रिट्रीट सेंटर प्रोजेक्ट का ये पूरा मामला, जिसमें आयकर विभाग ने एक और खुलासा किया है। एमआई बिल्डर्स को लेकर बेहद अहम खुलासा। एमआई बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट के लिए कर्ज भी नहीं लिया और आयकर विभाग को रकम खर्च करने का अभी तक कोई स्रोत नहीं मिला है। आमतौर पर निवेशकों से पैसा जुटाकर शुरू किया जाता है काम। बिल्डरों ने अपने पैसे से ही प्रोजेक्ट का काम शुरू कराया है। किसी भी बैंक से टाउनशिप बनाने के लिए नहीं लिया गया है कर्ज। अहम खुलासा एमआई बिल्डर्स को लेकर एक बार फिर से सभी के सामने। अर्जुनगंज क्षेत्र में एमआई रिट्रीट सेंटर प्रोजेक्ट का ये पूरा मामला, जिसमें आयकर विभाग के द्वारा अहम खुलासे किए गए हैं। आयकर विभाग को रकम खर्च करने का कोई भी ब्यौरा, कोई भी स्रोत नहीं मिला है। एमआई बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट के लिए अपने पैसे खर्च किए हैं, यानी कि कोई भी कर्ज एमआई बिल्डर्स के द्वारा नहीं लिया गया। आमतौर पर ऐसा ही होता है कि निवेशकों से पैसा लेकर कोई भी काम बिल्डर्स शुरू करते हैं। हालांकि एमआई बिल्डर्स ने कोई भी कर्ज नहीं लिया था, जिसकी जानकारी सामने आई है। बिल्डर ने अपने पैसे से ही प्रोजेक्ट का काम शुरू किया था और अभी तक कोई भी स्रोत रकम को खर्च करने को लेकर आयकर विभाग के पास नहीं मिले। किसी भी बैंक से टाउनशिप बनाने के लिए नहीं लिया गया है कर्ज। 7% निर्माण के बाद बिल्डर ने फ्लैट बेचना भी शुरू कर दिया था। तो आयकर विभाग को रकम खर्च करने का कोई भी स्रोत नहीं मिला है। अब आपको सीधे ले चलते हैं लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। भयानक रूप में हम कैसे देख रहे हैं, और यही संकट है कि जानते हुए समझते हुए भी हम लोग प्रकृति के इस रूप को आज भी समझने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए इस क्षेत्र में न केवल स्वयं के स्वास्थ्य के लिए, बल्कि इस पूरी जीव जंतु सृष्टि के लिए
कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना के साथ आपको एक अवसर प्राप्त हो रहा है। याद करिए, पूरे नवंबर महीने में देश की राजधानी लखनऊ और उसके आसपास का क्षेत्र एक गैस का चैम्बर बंद करके और समय स्कूल कॉलेजेस को वहां बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। श्वास लेने की स्थिति नहीं है। लोगों को वहां पर चेतावनी दी जा रही है कि अपने घर के बाहर न निकले। ये जो चुनौती है, आखिर इसका मुकाबला होगा कैसे? और ऐसा तो नहीं कि समस्या मनुष्य ने पैदा की है तो कोई दूसरी सृष्टि से कोई और आकर के इसका समाधान निकाले। अगर समस्या मनुष्य ने दी है तो समाधान का रास्ता भी मनुष्य को ही तलाशना पड़ेगा, और समाधान का रास्ता के लिए ही सबसे अहम भूमिका का निर्वहन कोई विभाग कर सकता है, तो वह पर्यावरण वन विभाग से जुड़े हुए आप सभी जितने भी उसके कार्मिक हैं वे सभी मिलकर के समस्या का समाधान का रास्ता निकाल सकते हैं। और उसमें दोनों रास्ते हमें अपनाने पड़ेंगे। एक, लोगों को हम किसी को निवेश करने से रोक नहीं सकते, विज्ञान को आगे बढ़ने से हम रोक नहीं सकते, हम बैरियर नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। ऐसे ही अधूरा विज्ञान भी खतरनाक होता है। अधूरी टेक्नोलॉजी में अगर किसी को उद्योग लगाना है तो वह इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली गैसेज कम से कम उत्सर्जन कम से कम हो। प्रयास ये होना चाहिए कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तक हम उसको पहुंचाने की दिशा में कार्य कर सकें। टेक्नोलॉजी आ चुकी है, टेक्नोलॉजी को अपनाएं। एक और जहां इस पक्ष को लेकर के हमें कार्य करना होगा, लेकिन साथ साथ लगातार वन आच्छादन कम होना भी हम सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। आम जन को भी इसके प्रति जागरूक बनाना पड़ेगा। धरती माता के घरों में छुपा हुआ जल का जो भंडार है, उसमें जो कमी आ रही है, उस कमी को फिर से वापस लाने के लिए जल संरक्षण के प्रति लोगों को आग्रही बनाना पड़ेगा। वनों में अपने निहित स्वार्थ के लिए लगाई जाने वाली आग को नियंत्रित करना पड़ेगा। अनेक ऐसे कार्यक्रम अपने स्तर पर आप आगे बढ़ा सकते हैं जो लोगों को पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण की में जागरूकता पैदा करने के लिए एक यह दायित्व वन विभाग के वन दरोगा के रूप में आपके स्तर पर होता है। दूसरा, जंतु उद्यान भी आपके पास है। जितने भी प्राणी उद्यान हैं ये भी विभाग के अंदर ही आते हैं। वन्य जीवों की रक्षा भी करना, लेकिन साथ साथ प्राणी उद्यान के माध्यम से या फिर जो प्रदेश सरकार ने अलग अलग स्थलों पर अपने टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं, उनको भी इको टूरिज्म की दृष्टि से बने हम उन्हें वहां पर एक सीजन में टूरिस्ट के लिए ओपन करें, खोलें। लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि वन्य जीवों में अनावश्यक छेड़छाड़ न हो, उनके जीवन के साथ कोई खिलवाड़ न हो। कैसे बेहतरीन संवेदना के माध्यम से हम एक संवाद की बेहतरीन माध्यम को आगे बढ़ा सकते हैं जो वन्य जीवों के प्रति आम नागरिक को भी जागरूक कर सके। इस दायित्व का निर्वहन करने में भी आप बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, लेकिन लकीर का फकीर बनकर के नहीं हो सकता। अक्सर क्या होता है, सरकारी नौकरी जब व्यक्ति पाता है तो पाने के बाद वह अपने दायित्वों का निर्वहन
पूरा ईमानदारी के साथ करने में कहीं न कहीं विफल सा दिखता है। जबकि होना यह चाहिए कि अब तो उसको एक निश्चिंत भाव के साथ कार्य करना चाहिए, प्रभावी ढंग से आगे बढ़ना चाहिए और उसको बिना किसी संकोच के उस विभाग को शासन के अच्छे विभागों में स्थापित करने की दिशा में जो सबसे अच्छा हो सकता है, उत्कृष्ट हो सकता है, उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। इनोवेशन को बढ़ावा देना चाहिए। विभाग में ऐसे कौन से नए शोध हो सकते हैं जिससे आपका ये विभाग आगे बढ़ सके और आपकी कार्य पद्धति पूरे विभाग के लिए अनुकरणीय बन सके, उसका भाव दिखता है। और इसलिए मैं आज आप सबसे जब यहां पे नियुक्ति पत्र वितरण छत्तीसगढ़ के सुकमा से बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले में नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। 3 ऑटोमेटिक राइफल समेत कई हथियार बरामद किए गए हैं। भारी मात्रा में जवानों से हथियार बरामद किए हैं और जिले में नक्सलियों और जवानों की एक बार फिर से मुठभेड़। छत्तीसगढ़ के सुकमा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले में नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। 3 ऑटोमेटिक राइफल समेत कई हथियार बरामद किए गए हैं। भारी मात्रा में जवानों ने हथियार बरामद किए हैं। 10 नक्सलियों को मार गिराया है और 3 ऑटोमेटिक राइफल समेत कई हथियार नक्सलियों से बरामद किए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक बार फिर से मुठभेड़ हुई है। नक्सलियों और जवानों के बीच ही मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। 3 ऑटोमेटिक राइफल समेत कई हथियार बरामद किए गए हैं। भारी मात्रा में जवानों ने हथियार बरामद किए गए हैं। तो जिले में नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई है। सुकमा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई है। 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर भी सामने आई है। एक बार फिर से जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। जवानों और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। 3 ऑटोमेटिक राइफल भी जवानों ने बरामद किए हैं, साथ ही कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मुठभेड़ हुई है। सुकमा में सुरक्षा बलों ने 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। AK-47 सहित कई हथियार बरामद किए हैं। 3 ऑटोमेटिक राइफल भी बरामद किया गया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी है? भारी मात्रा में राइफल भी बरामद किए गए हैं। नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई है, क्या कुछ अभी तक जानकारी? जी, आपको बता दूं कि नक्सलियों और जवानों के बीच में अब लगातार जो है आए दिन जो है मुठभेड़ देखने को मिल रही है। और आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनता से जो है वादे किए थे कि 2026 में और मार्च तक जो है हम पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। उसी के तहत ये कार्रवाई चल रही है और छत्तीसगढ़ में जो ये नक्सलवाद को लेकर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। और आपको बता दूं ये नक्सली उड़ीसा की तरफ से छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रहे थे। तो जवानों को मोमेंट से जानकारी मिली थी कि भारी मात्रा में नक्सली जो है, और ये भी बता दूं कि जिस जगह पे जवानों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुआ है वो पूरा एरिया नक्सलवाद से घिरा हुआ एरिया है। और 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और साथ ही साथ भारी मात्रा में ऑटोमेटिक राइफल सहित भारी मात्रा में भारी तादाद में असलाह बरामद। और भी नक्सली वहां पर छिपे हुए हो सकते हैं क्योंकि जंगल से घिरा हुआ ये इलाका बताया जा रहा है। जी, बता दूं आपको कि पूरा एरिया जो
कोंटा का जो पूरा एरिया है भटकी और पूरा एरिया जो है नक्सलवाद से घिरा हुआ है और अभी भी मुठभेड़ रुक कर मुठभेड़ वहाँ लगातार जारी है। सर्चिंग ऑपरेशन भी लगातार चल रहा है। आपको बता दें ये जवानों द्वारा ये कल से इस एरिया का सर्चिंग किया जा रहा था जिसके तहत ये मुठभेड़ हुआ है और उसमें 10 नक्सली और भी नक्सलियों के मारे जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। हो सकता है कि अभी देर शाम तक और नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिल सकती है। जी, अभी तक क्या कुछ बरामद किया गया है मनोज? साथ ही साथ कौन कौन उस नक्सली क्षेत्र में मौजूद है उस घटनास्थल पर? जी श्रुति, आपको बता दूं कि जो 10 नक्सली मारे गए हैं उनमें अभी शिनाख्त नहीं हो पाई। हो सकता है कि इसमें हार्डकोर नक्सली हो, इनामी नक्सली भी हो सकते हैं, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। अभी मुठभेड़ जारी है, रुक कर दोनों तरफ से फायरिंग हो रही जारी है। 10 जवानों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है छत्तीसगढ़ से। बहुत शुक्रिया मनोज आपका इन तमाम जानकारी। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।